गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, वैश्विक नेता, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राज्य के मेरे साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, देश विदेश से आए हुए सभी रक्षा मंत्री श्री सीडीएस श्री जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना के प्रमुख श्री एडमिरल श्रीमान हरिकुमार जी, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, आमंत्रित सब महानुभावे, नागरिक भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार। गुजरात की इस धरा पर गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। गुजरात को प्रतिष्ठित डिफेंस एक्सपो की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात की रक्षा शक्ति के प्रदर्शनी का एक वैश्विक मंच गुजरात में निर्मित हुआ है। डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के सफल प्रयास किए हैं। राज्य के युवाओं को काउंटर टेररिज्म, काउंटर इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, सैन्य मामले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय की शिक्षा प्रदान करना उनका सपना है। माननीय मोदी जी ने इस सपने को वास्तविक रूप देने के लिए देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की थी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में वास्तविक रूप देने के लिए देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की थी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश और राज्य के युवाओं को डिफेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे समयानुकूल शिक्षा अवसर दिए। यह दोनों यूनिवर्सिटी अब महत्व के राष्ट्रीय संस्थान एनएफएसयू और आरआरयू के रूप में उभर आई है। एनएफएसयू विश्व की पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, एरियल, डिजिटल फॉरेंस और संबंधित विज्ञानों को समर्पित है। एनएफएसयू में बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग रेंज और बैलिस्टिक મટીરિયલ્સ કે મૂલ્યાંકન। તો મહાત્મા મંદિર ખાતે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા પહોંચીએ ત્યાં। रक्षा क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा से हमारी यह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जल, थल और नभ तो हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के साक्षी रहे ही हैं, पर उससे कहीं आगे बढ़ते हुए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के रूप में समुद्र की गहराइयों और एरो स्पेस फोर्स के रूप में स्पेस की ऊंचाइयों तक हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का भी विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया जा रहा है। मिशन डेफ स्पेस के अंतर्गत स्पेस डोमेन में रक्षा आवश्यकताओं के आधार पर 75 चैलेंजेस को इनोवेटिव सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ओपन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजनरी लीडरशिप में न केवल डिफेंस सेक्टर बल्कि हमारी इकोनॉमी के सभी सेक्टर प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इस प्रगति में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अंत में डिफेंस एक्सपो 2022 के इस महासंगम में आप सबकी उत्साहजनक भागीदारी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to launch Mission Deaf Space by placing his palm on the pad which is being presented. Prime Minister Shri Narendra Modi's resolve for Atmanirbharta has led to India's significant strides towards defense self-sufficiency and created technology-enabled robust ecosystem for defense manufacturing. Innovations for Defense Excellence, IDEX, has brought a revolutionary transformation in bringing innovation to defense. पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक भी अपने डिफेंस की कल्पना करते। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is launching Mission Deaf Space with Defense Space Challenges. As a celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 challenges providing a holistic overview of space are being launched. Space is the final frontier of warfare and a critical component of the next generation national offense and defense. Mission Deaf Space aims to encourage technology development in space for defense applications by startups and young entrepreneurs via defense space challenges. These technologies with dual-use applications will accelerate all-round development of India while safeguarding our national interests. These challenges are categorized into existing Ministry of Defense initiatives of IDEX, Make 1 and Make 2. Inviting innovators to apply. As we wait, we are connecting with enthusiastic gathering at DISA, who are eagerly looking forward to the virtual foundation laying ceremony of DISA Airfield. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to please press the button on the remote for the virtual foundation stone laying of DISA Airfield. भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं खाते वડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। अनेकविध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं,
जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली भांति पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों को आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। मैं अफ्रीका से आए अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आज आप गुजरात की जिस धरती पर आए हैं, उसका अफ्रीका के साथ बहुत पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। अफ्रीका में जो पहली ट्रेन चली थी, उसके निर्माण कार्य में इसी गुजरात की कच्छ से लोग अफ्रीका गए थे और उन्होंने मुश्किल अवस्था में हमारे कामगारों ने जी जान से काम करके अफ्रीका में आधुनिक रेल, उसकी नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, आज अफ्रीका में जाएंगे तो दुकान शब्द कॉमन है। ये दुकान शब्द गुजराती है। रोटी, भाजी, ये अफ्रीका के जनजीवन में जुड़ गए शब्द हैं। महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी, तो अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और ये अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे अफ्रीकन मित्र देशों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन पहुंचाई। हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशन तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है।
अब रक्षा क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। साथियों, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। 2015 में मैंने मॉरिशस में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का विजन भी सामने रखा था। जैसा कि मैंने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था, इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। इतने सारे देशों की उपस्थिति के जरिए विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य गुजरात की धरती पर जुट रहा है। मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए गुजरात के लोगों और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे, उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसाना भाइयों बहनों, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું। હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी।
जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को उस समय जो सरकार थी उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइलें भी ऐसी बना दी गई थी, ऐसे सवालिया निशान डाले गए थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी सही तरीके से सही चीजों को प्रस्थापित करने में भी टाइम गया। सरकार आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। मेरे डिफेंस के साथी जो भी चीफ ऑफ डिफेंस साहब बने, हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी और आज चौधरी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो रही है। जितना अभिनंदन डीसा को है उतना ही अभिनंदन मेरे एयरफोर्स के साथियों को भी है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। साथियों, किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि तीनों सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों की समीक्षा की गई है, पहचान की गई है। हमें इनके समाधान के लिए तेजी से काम करना होगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे 60 से ज्यादा विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साझा कर रहा है। साउथ एशिया सैटेलाइट इसका एक प्रभावी उदाहरण है। अगले साल तक आसियान के 10 देशों को भी भारत के सैटेलाइट डेटा तक रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश भी हमारे सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इस सबके साथ ही ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समुद्री व्यापार से जुड़ी अपार संभावनाएं हैं। इसके जरिए हमारे मछुआरों के लिए बेहतर आय और बेहतर सुरक्षा के लिए रियल टाइम सूचनाएं मिल रही हैं।
हम जानते हैं कि स्पेस से जुड़ी इन संभावनाओं को अनंत आकाश जैसे सपने देखने वाले मेरे देश के युवा साकार करेंगे, समय सीमा में साकार करेंगे और अधिक गुणवत्ता के साथ साकार करेंगे। भविष्य को गढ़ने वाले युवा स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए ये विषय डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक की प्रेरणा और गौरव भी जुड़ा हुआ है। वो प्रेरणा हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगी। और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वॉरफेयर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युवाओं के हाथ में है। इसमें भारत के युवाओं को उनके इनोवेशन और रिसर्च की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की विंडो की तरह है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात, एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है।